स्टूडेंट्स यू आर वेलकम। और आज हम लोग जो सेल और सेल ऑर्गेनेल्स की सीरीज चल रही थी उसमें अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें कवर करेंगे। एक तो रहेगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद दूसरा प्लास्टिड्स या लवक। लवक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। और उसके बाद में राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, इन तीन चीज़ों को इसमें रिकवर करेंगे, इनके बारे में जानेंगे क्या हैं, कहाँ पाए जाते हैं और इनके क्या फंक्शंस हैं सेल में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार का सेल का पावर हाउस है, कोशिका का विद्युत ग्रह कहते हैं इसको। और ये हमारा जो सेल ऑर्गेनेल्स की अगर सीरीज की बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये हमारा 9वां सेल ऑर्गेनेल है, 9th सेल ऑर्गेनेल है। जो हम पीछे 8 सेल ऑर्गेनेल पढ़ चुके हैं उसमें ये इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का विद्युत ग्रह इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी जनरेट का काम होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसीलिए इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ये ओवल शेप्ड होता है, अंडे के आकार की होती है, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। और इसकी जो खोज की थी सबसे पहले इसको कोलिकर नामक बायोलॉजिस्ट ने देखा था। कोलिकर नामक बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने 1850 में जो इंसेक्ट्स होते हैं कीट, उनकी स्ट्राइप्ड मसल्स में देखा था। जो इंसेक्ट होते हैं कीट, उनकी रेखित पेशियों में इसको देखा था, इस स्ट्राइप्ड मसल्स में इसको देखा था। और इसके बाद में जो सी बेंडा नामक साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, एक सी बेंडा नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1897 ईस्वी में इसको सही नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया का इन्होंने नाम दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया। और यह एक प्रकार की डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, दोहरी झिल्ली से बनी हुई संरचना होती है। डबल मेम्ब्रेनस इस प्रकार की ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है और ये डबल मेम्ब्रेन से फॉर्म होती है। डबल मेम्ब्रेन से फॉर्म स्ट्रक्चर होती है, दोहरी भित्ति से, दोहरी झिल्ली से बनी हुई होती है। इसमें ये आउटर चेम्बर कहलाता है, बाहर का कक्ष होता है, और ये वाला इनर चैम्बर कहलाता है। आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर, दो प्रकार के इसमें कक्ष होते हैं। और इसके अंदर सेमी फ्लूइड तरल भरा रहता है, सेमी फ्लूइड तरल भरा रहता है, और इसको मैट्रिक्स कहते हैं। अर्ध तरल, जो इसमें फ्लूइड तरल पदार्थ भरा होता है उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। और ये प्रत्येक सेल में पाई जाती है, चाहे वह एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो। सभी प्रकार की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी प्रोडक्शन या एनर्जी स्टोर करना। ये ऊर्जा का संचय कर लेती है और इसमें जो ऊर्जा होती है वो जटिल कॉम्प्लेक्स एनर्जी की फॉर्म में स्टोर रहती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये एनिमल सेल में भी रहती है और प्लांट सेल में भी पाई जाती है। इसकी सी बेंडा नामक साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया था और सबसे पहले इसको देखा था कोलिकर नामक बायोलॉजिस्ट ने। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, दोहरी भित्ति से बनी, दोहरी झिल्ली से बनी होती है। डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन इसमें रहती है, बाहर इसमें झिल्ली होती है और आंतरिक झिल्ली होती है। इस तरह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी जो आंतरिक जो भित्ति है वो धंस जाती है अंदर, और ये धंस करके एक स्ट्रक्चर बनाती है। जो उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं उनको क्रिस्टी कहते हैं। जो उंगली जैसी संरचनाएं फॉर्म करती है उसको क्रिस्टी कहते हैं। और उंगली जैसी संरचनाएं उभर करके जो स्ट्रक्चर बनाती हैं, ये उभार जैसा, गांठ जैसा उभार होता है, नोब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। और इसको कह देते हैं F1 पार्टिकल्स। ये F1 पार्टिकल्स क्रिस्टी के ऊपरी सरफेस पर अटैच रहते हैं। इनको ऑक्सीसोम्स भी कहा जाता है। ये ऑक्सीसोम्स भी कहे जाते हैं।
और इनको F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं। ये क्रिस्टी के ऊपर बनी हुई संरचनाएं होती हैं। क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है? जो इनर चैम्बर होता है या इनर जो इसकी मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो अंदर की ओर धंस कर के क्रिस्टी को फॉर्म करती है, क्रिस्टी नामक संरचना बनाती है। जो क्रिस्टी उभार जैसी संरचना होती है, इस पे जो नोव लाइक गांठ जैसी संरचनाएं होती हैं उनको F1 पार्टिकल्स या F1 कण कहते हैं और इन्हें ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं। ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं। इस तरह से जो माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर है ये एनर्जी प्रोडक्शन का काम करती है और इसमें जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में DNA, RNA, राइबोसोम्स और एंजाइम्स होते हैं। DNA, RNA, राइबोसोम्स और एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। चूँकि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका अपना खुद का DNA, RNA और राइबोसोम्स होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से। इसको कहते हैं सेल का सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। कोशिका का स्वतंत्र कोशिकांगक या अर्ध स्वायत्त कोशिकांगक। कोशिका का स्वतंत्र स्वायत्त कोशिकांगक या अर्ध स्वायत्त कोशिकांगक इसको हिंदी में कहते हैं। चूँकि ये अर्ध स्वतंत्र कोशिकांगक होता है, चूँकि अपना इसका खुद का अपना DNA होता है, RNA होता है, राइबोसोम्स होते हैं और ये प्रोटीन निर्माणकारी तंत्र की तरह कार्य करता है। प्रोटीन कंस्ट्रक्शन सिस्टम, कंस्ट्रक्टिव सिस्टम की तरह वर्क करता है और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है इस तरह की होती है। इसमें एनर्जी फॉर्म होती रहती है और एनर्जी ATP के फॉर्म में स्टोर होती है। जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जीवन की जो क्रियाएं होती हैं, उनको बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो एनर्जी ज़रूरी होती है वह केमिकल एनर्जी हमको ऑक्सी रिस्पिरेशन के थ्रू या एरोबिक रिस्पिरेशन के थ्रू, ऑक्सीडेशन के थ्रू, इसी के द्वारा मिलती है। किससे? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्राप्त होती है और माइटोकॉन्ड्रिया इस एनर्जी को ATP के फॉर्म में स्टोर रखता है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चूँकि इसमें 3 फॉस्फेट के अणु होते हैं इसलिए इसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। और जो सेल के अंदर जो एक्टिविटी होती है उसमें ATP जो होता है वो विघटित होकर के ADP में टूट जाता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को फ्री कर देता है। और वहीं कभी कभी ये ADP सरल ऊर्जा अणु एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को टेकअप करके एक जटिल ऊर्जा अणु ATP के रूप में बन जाता है और वो ATP सेल के माइटोकॉन्ड्रियल पार्ट में या माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में सिंथेसाइज रहती है, संचित रहती है। इस प्रकार से जो ATP होती है ये एक एनर्जी करेंसी है जो बॉडी के अंदर स्टोर रहती है। इस तरह से ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है ये पूरा होता है। इसके बाद हम जानेंगे प्लास्टिड के बारे में। अब हम फोर्थ जो पार्ट था उसी के अंतर्गत प्लास्टिड वाला जो टॉपिक है, जो कि हमारा प्लास्टिड वाला जो पार्ट है वो हमारा 10th पार्ट है, उसको कवर करेंगे। सेल ऑर्गेनेल नंबर 10। इसमें हम प्लास्टिड के बारे में स्टडी करेंगे। प्लास्टिड को हिंदी में कहते हैं हम लवक। लवक के नाम से जानते हैं प्लास्टिड को। लवक क्या होते हैं? लवक जो होते हैं एक्चुअली में ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लवक। और लवक की स्ट्रक्चर को अगर हम फॉर्म करते हैं तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है। लवक में ग्रेनम और ग्रेना लैमेली जैसी स्ट्रक्चर बनती हैं और ये पतली पतली पटलिकाओं जैसी संरचनाएं होती हैं जिसमें स्ट्रोमा पाया जाता है और अंदर तरल पदार्थ भरा रहता है और इसको हम कहते हैं प्लास्टिड।
ये जो एक्चुअली में जो प्लास्टिड होता है मोस्टली प्लांट सेल्स में जो प्लास्टिड होता है क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के फॉर्म में ज़्यादातर पाया जाता है। और जो कुछ लीव्स होती हैं और कुछ जो फ्रूट्स होते हैं उनमें जो पाया जाता है उस क्रोमोप्लास्ट भी होता है लवक के रूप में। तो ये एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता, तो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले तो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में ये अब्सेंट होता है। जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें ये नहीं पाया जाता है। अब इसकी खोज के बारे में जानेंगे। तो जो प्लास्टिड है इसके बारे में सर्वप्रथम हैकल नामक एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1865 में हैकल नामक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की थी, इसकी डिस्कवरी की थी। फिर उसके बाद में इसी को 1885 में सिम्पर नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस शब्द का सबसे पहले यूज किया था। जो सिम्पर नामक साइंटिस्ट थे इन्होंने 1885 में इस वर्ड का यूज किया था। 1885 में इस टर्म का यूज किया कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं। तो ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, दोहरी झिल्ली से बनी हुई एक प्रकार की संरचना होती है। ये डबल मेम्ब्रेन से फॉर्म होते हैं, दोहरी भित्ति से बने होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, डबल मेम्ब्रेन से फॉर्म होते हैं। उसके अलावा में जो हमारे प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड्स इनमें अपना खुद का डीएनए और 70S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। इसमें 70S राइबोसोम्स होते हैं, 70S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं और इनका सेल्फ का डीएनए होता है, सेल्फ का डीएनए होता है। और इनमें 70S प्रकार के मीन्स प्रिमिटिव राइबोसोम्स होते हैं। और ये जो होते हैं प्लास्टिड्स, ये फूड फॉर्मेशन का काम करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, फूड फॉर्मेशन का काम करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। प्लास्टिड्स को अगर देखा जाए तो काइंड्स बेसिस पर ये 3 प्रकार के होते हैं। एक जो फर्स्ट होते हैं इनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जिनको कहते हैं हरित लवक, हरित लवक। दूसरे होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट इसको कहते हैं अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। चूँकि इनमें कोई वर्णक नहीं होता है इसीलिए इनको ऐसा नाम दे दिया गया, अवर्णी लवक कहते हैं। और वो हरे रंग के होते हैं इसीलिए उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है, उसमें हरा वर्णक होता है इसलिए उनको हरित लवक कहते हैं। और तीसरे होते हैं इनको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ये कलर्ड होते हैं, रंगीन वर्णक या रंगीन वर्णक होते हैं या वर्णी लवक कहते हैं इनको, रंगीन वर्णक वाले होते हैं और इनको कहते हैं हम वर्णी लवक। कलर्ड इनमें पिगमेंट पाया जाता है। अब सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानेंगे। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये क्या होते हैं, इनमें लैमेली पाई जाती हैं और ये पटलिकाओं के रूप में अटैच रहते हैं। और ये प्लांट सेल्स में, लीव्स में अधिकतर पाए जाते हैं इस तरह से। और ये इनमें ग्रीन पिगमेंट होता है और इसके अंदर स्ट्रोमा फिलप रहता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। तो जो क्लोरोप्लास्ट हैं इनमें, क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट, हरे रंग का वर्णक इनमें पाया जाता है। दूसरा जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये कलर्ड पिगमेंट हैं, ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं और ये सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं। जो लीव्स होती हैं जो ग्रीन कलर की उनमें पाए जाते हैं। उसके साथ साथ ये अनराइपेंड जो फ्रूट्स होते हैं, जो कच्चे फल होते हैं उनमें पाए जाते हैं। और ये जो अनराइपन फ्रूट्स होते हैं उनकी एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। और ये ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके, जो एनर्जी होती है सोलर एनर्जी, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल नामक
क्लोरोफिल नामक ग्रीन पिगमेंट होता है। हरे रंग का इनमें पर्णहरिम नामक इनमें वर्णक होता है। पर्णहरिम नामक वर्णक इनमें पाया जाता है, जिसकी विशेषता होती है वो सोलर एनर्जी या एचन्यू फोटोन एनर्जी को ऑब्जर्व करके कार्बोहाइड्रेट्स का फार्मेशन, फूड का फार्मेशन करता है। उसके बाद में ल्यूकोप्लास्ट आते हैं। तो जो ल्यूकोप्लास्ट हैं, ल्यूकोप्लास्ट जिनको कहते हैं अवर्णी लवक, तो जो अवर्णी लवक हैं वो अवर्णी लवक क्या होते हैं, इनमें कोई कलर नहीं होता, इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता है, ये नॉन पिगमेंटेड होते हैं, नॉन पिगमेंटेड होते हैं, इनमें कोई वर्णक या रंग नहीं होता है। दूसरा, ये जो मोस्टली ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का संचय करते हैं, डिफरेंट फूड मटेरियल्स का स्टोरेज करते हैं, ये सिंथेसिस ऑफ फूड करते हैं, सिंथेसिस ऑफ फूड करते हैं। और ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ जो होते हैं वो स्टार्च का जो स्टोरेज करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, तो उनको कहते हैं हम एमाइलोप्लास्ट, जो स्टार्च का सिंथेसिस करते हैं। स्टार्च सिंथेसाइजिंग को कहते हैं एमाइलोप्लास्ट, इमाइलोप्लास्ट। स्टार्च का जो सिंथेसिस करते हैं उनको इमाइलोप्लास्ट कहते हैं। उसके बाद में जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं उनको प्रोटीनोप्लास्ट या एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं। तो जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग को कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग को कहते हैं प्रोटीनोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं, या उनको दूसरा नाम देते हैं एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा जो आयल का सिंथेसिस करते हैं, आयल का उनको हम कहते हैं एलियोप्लास्ट कहते हैं उनको, जो आयल का सिंथेसिस करते हैं। इस तरह से ये कई प्रकार के हो जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट। इसके बाद में आता है क्रोमोप्लास्ट, जो क्रोमोप्लास्ट है उसको, इसके बाद में हम जो थर्ड प्लास्टिड है क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसमें ज़ैंथोफिल और कैरोटीन नामक पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसके कारण ये कलर्ड होता है, ये कलरफुल पिगमेंट होता है, कलर्ड पिगमेंट होते हैं इसमें जो क्रोमोप्लास्ट होता है। और क्रोमोप्लास्ट एक्चुअली में इसमें क्या होता है, जो पेटल्स होते हैं फ्लावर्स के, जो पुष्पों के दल होते हैं और जो मैच्योर फ्लावर होते हैं, परिपक्व पुष्प, उनकी जो एपिडर्मिस होती है वो भी कलर्ड हो जाती है क्रोमोप्लास्ट की प्रेजेंस के कारण, इनकी उपस्थिति कारण। और ये हेल्पफुल होते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन या कीट परागण के लिए हेल्पफुल होते हैं। टोमेटो और जो चिली होता है ये हेल्पफुल होते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए, कीट परागण के लिए। क्यों? क्योंकि जो कीट पतंगे होते हैं वो अट्रैक्ट होकर के इनका कलर देख करके इनके पास आते हैं और पॉलिनेशन की, परागण की क्रिया होती है, जिससे आगे चल कर के फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो फ्लावर्स में आगे बढ़ता जाता है। तो ये इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। साथ ही साथ जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं इसमें जो चिली होता है, मिर्च, चिली और जो टोमेटो होता है उसका इनिशियल स्टेज में, प्रारंभिक अवस्था में जो कलर होता है ग्रीन होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। बाद में ज़ैंथोफिल और कैरोटीन पिगमेंट्स जो होते हैं ये लाइकोपेन में चेंज हो जाते हैं, लाइकोपेन नामक पिगमेंट में चेंज हो जाते हैं, जिसके कारण ये कलर्ड हो जाते हैं। ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। लाइकोपिन पिगमेंट पाया जाता है टोमेटो और चिली में जब ये कलरफुल हो जाते हैं, और ज़ैंथोफिल और कैरोटीन पिगमेंट पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट में, इसी के कारण इसका कलर जो होता है कलरफुल होते हैं। अब इसके बाद में जो अगला टॉपिक है जो सेल ऑर्गेनेल है वो राइबोसोम्स की स्टडी करेंगे हम लोग। 11th सेल ऑर्गेनेल पर आते हैं, और जो हमारा 11th सेल ऑर्गेनेल है
वो राइबोसोम्स है। राइबोसोम क्या होता है और राइबोसोम्स के फंक्शन क्या है और कहाँ ये स्थित होता है। तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती हैं सेल में अंतःप्रदव्य जालिकाएं होती हैं, इसके ऊपर ये रवे की तरह गोल गोल स्ट्रक्चर इस पर लगी रहती हैं, ड्रॉप्स जैसी। इनको कहते हैं हम राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स जो होते हैं जो चाहे एनिमल सेल हो या प्लांट सेल है, दोनों में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदव्य जालिकाएं पाई जाती हैं। इसलिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदव्य जालिका की सरफेस पर ये अटैच रहते हैं। और कुछ जो राइबोसोम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्री फ्लोटिंग या मुक्त प्रवाह करती हुई अवस्था में भी रहते हैं। तो जो राइबोसोम्स होते हैं ये बेसिकली अटैच होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। ये राइबोसोम्स की स्टेट इस तरह से होती है, अगर फिगर को हम देखें तो ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस, इनमें इनकी कोई झिल्ली नहीं होती है। ये अटैच पाए जाते हैं ईआर से, अटैच ईआर और साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य और अंतःप्रदव्य जालिका से ये जुड़े हुए स्थित होते हैं। और जो साइटोप्लाज्म में होते हैं वो ढेर सारे जो होते हैं वो फ्री फ्लोटिंग स्टेज में होते हैं, मुक्त रूप से उसमें प्रवाहित होते रहते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनेल्स हैं, बहुत सूक्ष्म प्रकार के कोशिकांगक हैं। और ये जो ईआर की ट्यूब्यूल्स होती हैं उस पर जुड़े होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनेल्स हैं, ये सूक्ष्म प्रकार के कोशिकांगक होते हैं। और ये जो ईआर है उसके ट्यूब्यूल्स या नलिकाएं होती हैं उस पर चिपके रहते हैं, कुछ साइटोप्लाज्म पर जुड़े रहते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्री फ्लोट कहते रहते हैं। तो इनकी अगर केमिकली हम बात करें तो ये एक प्रकार के राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब होता है कि ये राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिले होते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं दीज आर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। ये वाला क्वेश्चन बन जाता है इस पॉइंट पर। ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं, मीन्स ये आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इनका निर्माण आरएनए और प्रोटीन के द्वारा होता है, जो राइबोसोम्स होते हैं इनका। तो जो राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की सेल्स में पाए जाते हैं। जो आद्य प्रकार की कोशिकाएं हैं उनमें भी पाए जाते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें भी पाए जाते हैं। बस अंतर ये होता है कि इनका अलग अलग फॉर्म होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें ये 70S प्रकार के होते हैं, 70S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें 80S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। और इनको कहते हैं प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी ऑफ द सेल, कोशिका की प्रोटीन उत्पादक मशीन या कोशिका की प्रोटीन निर्माणशाला कहते हैं इनको। प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं। कोशिका की प्रोटीन निर्माणशाला के नाम से जानते हैं। कोशिका की प्रोटीन निर्माणशाला, चूँकि ये कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करते हैं इसलिए इसको कोशिका की प्रोटीन निर्माणशाला के नाम से जाना जाता है। और ये जो होते हैं राइबोसोम्स ये बेसिकली प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन करना इनका मुख्य फंक्शन है, मुख्य कार्य है। और ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की सेल में पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, बैक्टीरियल सेल्स होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, उसमें 70S प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है। बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया और इसके साथ साथ जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, उनमें 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। 70S राइबोसोम्स कैसे बनते हैं? इसमें दो लोअर यूनिट कंबाइन होती हैं, एक 30S यूनिट होती है सब यूनिट, और दूसरी इसके साथ जुड़ती है
50s सब यूनिट, दोनों अटैच होकर के प्रोकैरियोट्स में बना देती हैं 70s प्रकार का राइबोसोम। से ये बन जाता है 70s राइबोसोम। वहीं दूसरा जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स प्रिमिटिव प्रकार, जो अधिक विकसित प्रकार के मोर डेवलप्ड जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें 80s प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इनका निर्माण 40s प्लस 60s लोअर यूनिट से होता है, 60s लोअर यूनिट से होता है, और ये बन जाते हैं 80s प्रकार के, 80s प्रकार के राइबोसोम्स बन जाते हैं। यहाँ पर जो यस वर्ड है ये सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट या अवसादन गुणांक को डिनोट करता है। अवसादन गुणांक क्या होता है, इस पर एक हम स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे और उसको देखना मत भूलिएगा। तो ये जो हमारा फोर्थ वाला जो टॉपिक था सेल और सेल ऑर्गेनेल से संबंधित, ये इसको यहीं पर समाप्त करते हैं और इससे आगे का जो टॉपिक होगा फिफ्थ टॉपिक, उसमें हम बचे हुए जो रिमेनिंग सेल ऑर्गेनेल हैं उनको टेकअप लेंगे। तो ये सारे एक से लेकर के लास्ट तक सीक्वेंस में देखिएगा।